हिंदुस्तान पांचवा बिगेस्ट डोनर है अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन में। चाहे तालिबान की हुकूमत हो, चाहे जो भी हुकूमत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हिंदुस्तान के साथ उनकी करीबी ताल्लुकात होंगे। ये कि हम जंग से कश्मीर ले नहीं सकते, डायलॉग हमारे हो नहीं रहे। अब डायलॉग ही एक वाहिद मुस्लिम उम्मा ने कश्मीरियों के खून से बड़ी खौफनाक गद्दारी की है, और वो मुजरमाना खामोशी जो इख्तियार की गई जब हड़प कर रहा था कश्मीर को भारत। हमारे ऊपर ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट में अभी एक ये रेजोल्यूशन आई है, ये भी फिफ्थ जनरेशन वार का एक हिस्सा है। अभी फ्रांस का हमारे खिलाफ जाना, ये भी फिफ्थ जनरेशन वार का एक हिस्सा है। इकबाल साहब, यहाँ पे आप दोहरा मयार भी तो देख लें कि वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर उस पे इजरायली जारहियत के खिलाफ बात की जाए, होलोकॉस्ट के बारे में बात की जाए, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, आपका वो जो पेज है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। देखिए, हिंदुस्तान में सुप्रीमेसी है इंस्टीट्यूशंस की, अदारों की। आप कश्मीर को छोड़ें, लेकिन बाकी हिंदुस्तान में सुप्रीमेसी ज़रूर है। हिंदुस्तान पांचवा बिगेस्ट डोनर है अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन में। हिंदुस्तान $3 बिलियन से ज़्यादा पैसा दे रहा है अफगानिस्तान को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। हिंदुस्तान ने चाबहार पोर्ट पे काम किया है और अपनी तजारत एक इस्टेब्लिश कर दी है पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की ये रिक्वेस्ट नहीं मानी कि पाकिस्तानी टेरिटरी से अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तजारत होने दी जाए। अब एक तो ये बात है कि हिंदुस्तान अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए ये हिंदुस्तान के मफाद में है कि वहाँ पे ऐसी हुकूमत आए जो अमन भी डिलीवर करे और जो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का काम भी संभाले, चाहे वो तालिबान की हुकूमत हो, चाहे किसी और की हुकूमत हो। दूसरी बात, चाहे तालिबान की हुकूमत हो, चाहे जो भी हुकूमत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हिंदुस्तान के साथ उनकी करीबी ताल्लुकात होंगे। इसलिए हमें जो इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी है अफगानिस्तान के बारे में, उसको हमने ज़रा देखना चाहिए। आप खुद एक मिनट डॉक्टर साहब, अगर तालिबान रूस को एम्ब्रेस कर सकते हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की, तबाह किया, और अगर तालिबान चीन और ईरान के साथ ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, तो तालिबान हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। और उसके बाद ये भी देखें कि हिंदुस्तान एनर्जी है, हाइड्रोकार्बन वसाइल जो हैं सेंट्रल एशिया के, उनको उनकी ज़रूरत है। हाँ। इसलिए वो अफगानिस्तान को स्प्रिंग बोर्ड के इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल एशिया के साथ अपनी तजारत भी बढ़ाना चाहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, जिनको देख के आपने अपना रिस्पांस फॉर्मुलेट करना। ठीक है, लेकिन ये 3-4 जो नुकात उठाए गए हैं, एक हिंदुस्तान का जो नुकता, पाकिस्तान ने अब ये भी कहा है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो हमें क्या एतराज डेवलपमेंट के हवाले से। हमारा तो सिर्फ एक एतराज था, और वो हम अमरीकियों को भी कहते रहे और वो हम अफगानियों को भी कहते रहे हैं कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ हिंदुस्तानी इस्तेमाल ना करें। जो NDS और राह का रिश्ता रहा है उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल, इतनी सी बात। इसके अलावा हमें कोई उनसे ताल्लुक नहीं। अहम बात है कि इमरान खान ने एक दफ़ा फिर वाज़ेह वाशगाफ और दो टोक अल्फाज में कहा है कि भारत से जो तल्लुकात की बात होती है, की जाती है, वो कश्मीरियों से गद्दारी के मुतरद्दिफ है। जी अंजम साहब, आप क्या समझते हैं कश्मीरियों से गद्दारी के मुतरद्दिफ? आपको पता ये आज आए हुए हैं, हमारे मेहमान आए हुए हैं पाकिस्तान में। हाँ, देखिए दो वाक़यात, जो जुमला कहा है कि हम भारत से तिजारत नहीं कर सकते, ये कश्मीरियों से के खून से गद्दारी होगी। इसके साथ वो ECO कंट्रीज़ के जो 10 ममालिक थे, उनके नुमाइंदों से खिताब कर रहे थे, और वहाँ लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ECO को बने में भी आज 30 साल हो गए हैं। ये RCD के बाद बनी थी, इसमें भी हम अफगानिस्तान से आगे नहीं गुजर सके, क्योंकि अफगानिस्तान हमें राहदारी नहीं। इसे हम पहले इस पर बात करें, ये भारत के मामले में जो दोनों बात, हम ना ECO के साथ तिजारत कर सके हैं, भारत के साथ सार्क कंट्रीज हैं, हम उनके साथ तिजारत नहीं कर सके। अब ये कह रहे हैं कि हम कश्मीरियों के खून से गद्दारी नहीं कर सकेंगे। भाई बात यह है कि अगर पाकिस्तान के अवाम की हालत बदलनी है तो खुद इमरान खान ने कहा है कि मुल्क नहीं तरक्की करते, खित्ते तरक्की करते हैं, तो खित्ते में ट्रेड ज़रूरी है। अब बात यह है कि हम जंग से कश्मीर ले नहीं सकते, डायलॉग हमारे हो नहीं रहे। अब डायलॉग ही एक वाहिद रहा। अगर कश्मीर के साथ हम अब चीन के भी इख्तलाफात हैं, चीन ने तो हिंदुस्तान के एक बड़े इलाके पर कब्जा भी किया हुआ है, इसके बावजूद उनका $80 अरब का उनकी तजारत है। अगर हम भारत के साथ और सार्क के साथ तजारत भी करें, डायलॉग भी करें, तो पाकिस्तान के अवाम की हालत बेहतर
बेहतर हो सकती है। और लड़ाई और हम अपनी जगह खड़े रहें कि हमने कश्मीर पर हमारा डिस्प्यूट है, लेकिन हम तिजारत खोलें ताकि इस मुल्क के हालात बदलें। कुछ कश्मीर पर बड़ा क्लियर स्टैंड है, क्योंकि आप खान साहब, आपको एक बात का पता होना चाहिए कि इस खित्ते में उस वक्त तक तरक्की या उस लेवल की तरक्की नहीं हो सकती जब तक आप अफगानिस्तान पुरअमन नहीं हो सकता, जब तक आपके कश्मीर के मामला सॉल्व नहीं हो सकते। और कश्मीर के मामले को सॉल्व होने के लिए जिस तरह अंजम साहब ने कहा और इमरान खान ने कहा, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पूरे पाकिस्तान कौम का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी इमरान खान ने बात की है। मैंने कहा है कि कश्मीर का तनाज़ा होते हुए भी हमें भारत से चाइना कर रहा है तिजारत करनी चाहिए ताकि इस मुल्क के हालात बदले। नहीं, ऐसी कोई बात ताकि मुल्क की किस्मत बदले। ऐसे मुल्क की किस्मत ऐसे नहीं बदलती जिनके साथ आपके 75 साल से इश्यूज चल रहे हैं, आप उनके साथ तिजारत शुरू कर दें। आप कश्मीर के नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। हमें जब तक कश्मीर की लोगों के हालात ठीक होने चाहिए, बहाल नहीं होती, हमें कोई तिजारत नहीं करनी चाहिए। लोगों के हालात बदलने चाहिए भाई, तनाज़े चलते रहने का चलते जी। खान साहब गुजारिश ये है कि दो बातों के हवाले से बात करनी है मुझे। एक तो कश्मीर के हवाले से जो बयान इमरान खान साहब ने दिया है उसकी ना सिर्फ तारीफ होनी चाहिए बल्कि उसकी तायीद भी होनी चाहिए, इसलिए कि वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लोगों और कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है जो हिंदुस्तान हड़प करके बैठा है उसके अवाम की ऐन सही तर्जुमानी है। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अगर हम तारीफ़ नहीं करेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी। लेकिन दो तीन बातें जो हैं इस हवाले से करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि खून से गद्दारी इमरान खान साहब नहीं करेंगे, पाकिस्तानी कौम नहीं करेगी, लेकिन मुस्लिम उम्मा ने कश्मीरियों के खून से बड़ी खौफनाक गद्दारी की है। और वो मुजरमाना खामोशी जो है जो इख्तियार की गई जब हड़प कर रहा था कश्मीर को भारत, उसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा एक दिन। ये किसी और प्रोग्राम में मैं बताऊंगा कि कैसे उनको जवाब देगा। अब दूसरी बात यह है, इस हवाले से फौज और सिविल हुकूमत इनको एक पेज पर होना चाहिए। भारत के साथ तिजारत हो, ताल्लुकात हो, डिप्लोमेसी हो या दूसरे मंसूबे हों, इसके ऊपर दो आवाज़ें नहीं होना चाहिए। कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्टांस इमरान खान साहब ने लिया इसके ऊपर कहा। परवेज इकबाल साहब, इस वक्त जिस मसाइल का हम शिकार हैं, हमें उतनी तगो-दो सरहदों पे नहीं करनी पड़ती जितनी 5th जनरेशन वॉर के जरिए हमें मसाइल का सामना है। जिस तरीके से हमारे दुश्मन मुमालिक हमारे अंदर सरायत करते जा रहे हैं, उनका नजरिया सरायत करता जा रहा है, इससे किस तरीके से बच सकते हैं? मगरबी दुनिया इसको किस तरीके से असलहे के तौर पर इस्तेमाल करती है? मगरब में पाकिस्तान के खिलाफ ये जो 5th जनरेशन वार है, इसमें अभी तक हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करने में और इसका मुकाबला करने में कमज़ोर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट में अभी एक ये रेजोल्यूशन आई है, ये भी 5th जनरेशन वार का एक हिस्सा है। अभी फ्रांस का हमारे खिलाफ जाना, ये भी 5th जनरेशन वार का एक हिस्सा है। और अभी इसको हमें देखिए परवेज इकबाल साहब, आपने जो आपने यूरोपीय यूनियन फ्रांस का हवाला दिया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। एक और तो बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि हमारे पाकिस्तान के अहम 3 इदारे जो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है, जिनकी वजह से पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं, पाकिस्तान का क़याम जो है, जो पाकिस्तान बना है, जिसकी वजह से सारा कुछ बेहतर हो रहा है, अगर अब उसके खिलाफ एक साजिश होती है, उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर मगरब ने इसमें कंट्रोल किया है तो हम किस तरह कंट्रोल करें? देखिए, इसमें राणा साहब बड़ा एक सीधा सा फार्मूला है, सजा और जजा का अमल जो है ये दिया जाए, और ये जो ज़ादिये सहाफ़त के नाम पे पाकिस्तान की फोर्सेज या पाकिस्तान के अदारों पे ऊपर हमला हो रहा है। इकबाल साहब, यहाँ पे आप दोहरा मयार भी तो देख लें कि वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर उस पे इजरायली जारहियत के खिलाफ बात की जाए, होलोकास्ट के बारे में बात की जाए, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, आपका वो जो पेज है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, हमारे मजहब के बारे में बात करे, तब कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इनके अपने कवानीन भी तो दोहरे मयार का हामिल है। मैं आपके साथ टोटल एग्री हूँ, इनका दोहरा मयार है, लेकिन इनका मुकाबला करने के लिए अगर ये 5th जनरेशन वार, इंटरनेट, गूगल पे इनकी हुक्मरानी है, तो हमें इसका मुकाबला करने के लिए अपनी नस्ल को तैयार करना है। हमें उतना एक्सपर्ट बनाना है कि हमारा अकाउंट हैक करने से पहले हम इनका अकाउंट हैक कर लें। इसके लिए हमें हिकमत अमली तैयार करनी है, और वो हिकमत अमली किसी गवर्नमेंट का। मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है? मीडिया का इसमें क्या किरदार हो सकता है? कि मीडिया का किरदार तो एक सबसे बेहतरीन किरदार ये है कि जब कोई पाकिस्तान के अंदर
पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के अदारों के ऊपर रियासत पाकिस्तान के ऊपर कोई बंदा तनकीद करता है तो सबको एक पेज के ऊपर होकर उसका मुआसरा करना है, उसको गलत को गलत कहना है। हमारे यहाँ राणा साहब सबसे बड़ी बदबख्ती हमारी ये है कि हमारे यहाँ अगर एक साफ़ी या कोई बंदा अपनी रियासत या दारों के खिलाफ बोलता है तो हम उसको तुरमहा समझते हैं और फिर अपोजिशन या जो ये टोले बने हुए हैं हम मुखालफत में वो उसकी सपोर्ट में आ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कानून ये होना चाहिए रियासत और रियासती अदारों के ऊपर जो हमलावर हो, चाहे वो किसी भी मकबा फिक्र से हो, उसका मुआसरा करना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए, रियासत को अपनी रिट मजबूत करनी चाहिए और जो अदारे हैं उनको अपने आईनी हाथों से कहते हैं कि लोहे के हाथों से, आयरन के हाथों से ऐसे लोगों का मुआसरा करना है। और इस बात से अभी हमें निकल जाना चाहिए कि इंटरनेशनली हमारे ऊपर प्रेशर आएगा, प्रेशर हमें बर्दाश्त करने की